हॉरिजेंटल सर्किल के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्किल के बारे में कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा होता है। कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दरमियान कि हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ग्रेविटी का रोल होता है। तो थोड़ी बहुत कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो वर्टिकल सर्किल की डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, या उसके बाद ये अपना चैप्टर जो है ये कंप्लीट है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो बेटा वर्टिकल सर्किल क्या होता है या वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई भी चीज इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करती है तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहलाती है। लेकिन अगर कोई चीज इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे इस तरह से अगर ये फिंगर में इस तरह से रिवॉल्व करवा रहा हूं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अगर इस तरह से मैं रिवॉल्व करवाऊंगा तो ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि ये जो मोशन फैन की होती है ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन होती है। लेकिन ये जो मोशन होती है, ये जो व्हील की मोशन होती है, या ये जो पार्क्स के अंदर झूला लगा होता है, इसकी जो इस तरह से मोशन होती है, वो मोशन जो होती है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ग्रेविटी भी एक्ट करती है। इसलिए अब हम देखेंगे कि जब कोई भी बॉडी वर्टिकल सर्किल मोशन में मूव करेगी तो उसके अंदर वेट का कौन सा रोल होगा या ग्रेविटी का कौन सा जो है वो रोल होगा इसके अंदर। सपोज करें ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्किल है। ये बॉडी इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर है, इस तरह से। अब देखें, अगर ये बॉडी इस जगह पे है, देखिए अगर ये बॉडी यहाँ पे होती है तो इसके ऊपर इस तरह से तीन फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। ये आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगेगी, और टेंशन जो होगा वो इसके अंदर पैदा होगा। टेंशन इस तरह से होगा, इसके अंदर टेंशन, और यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। तो इस पोजीशन के ऊपर आप कह सकते हैं कि इस पोजीशन के ऊपर टेंशन जो होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है ये इन दोनों से परपेंडिकुलर है। ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होगा इस जगह पे। यहाँ पे जितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी उतना ही टेंशन होगा। टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। यही बॉडी जब ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचती है इस तरह से, यही बॉडी जब ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचती है इस जगह पे, तो इसके ऊपर इस तरह से ये लग रही है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसके ऊपर इस तरह से होगा टेंशन, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो भी इसी तरह से एक्ट कर रही होगी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट होती है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आप देख लें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहे हैं।
और ये बॉडी अगर रिवॉल्व कर रही है तो इसका मकसद है ये दोनों फोर्सेस इसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इसके अंदर टेंशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों, क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की सम किसके बराबर होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे टेंशन जो होगा वो इक्वल टू होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसके अंदर मिनिमम टेंशन पैदा होता है, मिनिमम टेंशन is produced at highest position। हाईएस्ट पोजीशन पे मैक्सिमम टेंशन पैदा होता है, सॉरी मिनिमम टेंशन पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, इस तरह से आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टेंशन जो होता है वो लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इस जगह पे कम से कम टेंशन जो लग रहा होता है वो किस पोजीशन पे लग रहा होता है, कम से कम जो टेंशन लग रहा होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे लग रहा होता है। अब जब ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी बेटा, इस तरह से बॉडी जब यहाँ पे आ जाएगी तो सेम कंडीशन हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से लगेगी, ठीक है, और इसके अंदर जो टेंशन होगा वो इस तरह से लगेगा, और ये जो होगा इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो इस तरह से लगेगी। अब यहाँ पे भी ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होगा, सेम कंडीशन होगी इस तरह से। तो इस तरह से फिर टेंशन बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, यहाँ पे टेंशन बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन बराबर होंगे। अब आ जाते हैं जो लोएस्ट पोजीशन होती है बेटा, यहाँ पे जब ये बॉडी आ जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट भी इस तरह से लगेगा, और यहाँ पे लगेगा टेंशन। तो इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि जो टेंशन होता है ये टेंशन बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप कर सकते हैं कि टेंशन जो होगा वो ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल होगा, और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम टेंशन is produced at lowest position। जो सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है उसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो टेंशन पैदा होता है। और इसमें पूछा जाता है कि जब इस तरह से कोई भी बॉडी वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रही है तो किस पोजीशन पे रस्सी के टूटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो रस्सी के टूटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है इस पोजीशन पे, क्योंकि रस्सी टूटती है टेंशन की वजह से, और टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, टेंशन सबसे ज्यादा लोएस्ट पोजीशन पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन होता है वो इन दोनों फोर्सेस टेंशन पैदा कर रही है। यहाँ पे वेट जो होता है वो टेंशन को सपोर्ट करके टेंशन कम कर रहा है, और सबसे कम जो रस्सी को टूटने का खतरा होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन सबसे कम होता है, और टेंशन सबसे कम होने की वजह से सबसे कम खतरा जो होता है रस्सी के टूटने का वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। तो आप इसको इस तरह से इस सेंस के अंदर देख सकते हैं कि जो है वो वर्टिकल सर्किल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो इसके अंदर टेंशन पैदा होता है वो टेंशन डिफरेंट होता है
एट डिफरेंट पोजीशंस। मुख्तलिफ पोजीशंस पे टेंशन मुख्तलिफ होता है। सबसे ज्यादा टेंशन जो होता है वो लोएस्ट पोजीशन पे होता है, जो नीचे से नीचे जब वो इस तरह से रोटेटिंग बॉडी होती है, जब वो इस पोजीशन पे आती है, इसकी हाइट सबसे कम होती है जमीन के मुकाबले में, उस पोजीशन पे सबसे कम टेंशन होता है। और जब वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे होती है तो वहां पे टेंशन सबसे कम होता है और यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रस्सी के टूटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो होता है बेटा, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आखिर में इक्वेशंस दी गई है कि रोटेटरी मोशन के अंदर जो इक्वेशंस हैं वो आप जब इस्तेमाल करोगे तो वो रोटेटरी मोशन के अंदर जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो कैसे आप मोशन की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस कौन सी होती है बेटा? देखिए बेटा, हमारे पास इस तरह से इक्वेशंस होती है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। रोटेशनल मोशन के अंदर ये इक्वेशन बन जाती है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। जो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर एस होता है वो एंगुलर मोशन के अंदर थीटा बन जाता है, जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन होती है वी ए फिजिकल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। इस इक्वेशन को आप इस तरह से कह सकते हैं, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। जहां पे फाइनल वेलोसिटी होती है वहां पे एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी होती है वहां पे एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, और एक्सीलरेशन की जगह पे आप अल्फा रखोगे। आप इस तरह से भी लिखोगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आप इसको इस तरह से लिखोगे कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इस तरह से आप करोगे और ये हो जाएगा आपके पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। आप इस तरह से कर सकते हैं और आप इसके एक्सेलरेशन का फार्मूला कर सकते हैं, अल्फा फाइनल अल्फा इनिशियल अपॉन टी, इस तरह से। तो सिंपली जो ट्रांसलेटरी मोशन का एस होता है वो रिप्लेस हो जाता है थीटा से, जो वेलोसिटी v होती है वो रिप्लेस हो जाती है ओमेगा से, और जो एक्सेलरेशन a होती है वो रिप्लेस हो जाती है अल्फा से। टाइम तो सेम रहता है, टाइम टाइम होता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी उसी तरह चलना है, रोटेटरी मोशन के अंदर भी उसी तरह चलना है। तो टाइम जो होता है उसके ऊपर कोई भी इस तरह से हम चेंज नहीं करेंगे। सिंपली इनको आप इक्वेशंस को रिप्लेस करके आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो सेक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो चैप्टर 5 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, उससे पहले इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे जो है वो बढ़ते हैं, जो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ। तो इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर
मुख्तलिफ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपका माइंड जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो बुक के ही हैं जिनके बारे में कुछ चीजें आपको बतानी है, तो उसको मैं यूएसपी के अंदर ले लूं। किताब दीजिए, यूएसपी है बेटा, मैं यूएसपी के अंदर एक दो क्वेश्चंस ले लूं ताकि जो है वो उसके पैटर्न को हम फॉलो कर सकें। कुछ तो एग्जांपल्स हैं और कुछ जो होते हैं वो एक्सरसाइज के हैं बेटा। जी हाँ, मोकलें तो यूएसपी में लगा है। फिर नंबर खुले। हाँ ना जाए। यूएसपी दे। देखिए बेटा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर अच्छे क्वेश्चंस दिए गए। अगर आप उनको समझोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझने में आसानी रहेगी बेटा। देखिए, एक इस तरह से ये जो एग्जांपल दिया गया है, ये जो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा।
ठीक है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक बेसिक जो है वो पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, जिसके हिसाब से आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कहा गया है कि एक टेनिस प्लेयर है और वो टेनिस प्लेयर जब बॉल को हिट करता है, देखिए बेटा ये जो टेनिस प्लेयर जो होता है जब बॉल को हिट करता है, तो इसके जो बॉल ट्रेवल करता है, इसके तीनों केसेस हो सकते हैं। ये प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस भी हो सकता है, सेकंड केस भी हो सकता है, थर्ड केस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो क्रिकेट के अंदर भी आता है कि क्रिकेट के अंदर एक बंदा है, वो बॉल को हिट करता है, तो ये बॉल का जो केस होता है वो भी इसके अंदर आता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो बुनियादी चीज पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि जब टेनिस प्लेयर बॉल को हिट करता है, उससे नेट इतना दूर है, आप बताएं कि ये बॉल उस नेट से क्रॉस कर जाएगा या उस नेट को वो हिट करेगा। ठीक है, या कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि एक प्लेयर है, वो बॉल को क्रिकेट के अंदर हिट करता है, कोई फील्डर है, ये बॉल उस फील्डर के ऊपर से गुजरेगा, तो उस फील्डर तक जब ये बॉल पहुंचेगा तो उसकी हाइट क्या होगी, या उस फील्डर से ये बॉल क्रॉस कर पाएगा या कैच हो जाएगा। तो मुख्तलिफ चीजें जो पूछी जाती है वो इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर आती है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली जो चीज आपने फाइंड करनी है वो ये फाइंड करना है कि ये जब तक उस नेट तक पहुंचेगा तो इसका टाइम क्या होता है, या ये बॉल जब फील्डर तक पहुंचता है तो इसका टाइम क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज कैलकुलेट करनी होती है हमें, वो टाइम कैलकुलेट करना होता है। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ बेटा। A tennis ball is served horizontally from 2.4 meter above the ground at 30 मीटर पर सेकंड बेटा। इसके अंदर ये बहुत ही जो है बेटा एक इम्पोर्टेंट चीज कही गई है। इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज कही गई है बेटा? अ बॉल इज सर्व्ड हॉरिजेंटली। ये बेटा चीज, ये वर्ड इस बात को तय करेगा कि इसका केस कौन सा है, फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, या थर्ड केस है, और कितनी हाइट से इसको सर्व किया गया है, 2.4 मीटर से, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। द नेट इज 12 मीटर अवे। नेट कितना है, 12 मीटर दूर है, और नेट की हाइट कितनी है, 0.9 मीटर है। विल बी द बॉल क्लियर द नेट, वेयर विल द बॉल लैंड। दो चीजें पूछी गई है। अब इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूं बेटा। इसमें कहा गया है बेटा कि ये बॉल है बेटा, ये आप सपोज करें ये बॉल है, और यहाँ पे ये जो टेनिस प्लेयर होता है बेटा, ये इसके पास इस तरह से रैकेट होती है, ये इसको इस तरह से मारता है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली। जब ये बॉल को हिट करता है तो बॉल की हाइट जो होती है वो जमीन से बॉल कितना ऊपर है बेटा? आप ये कह लें कि ये अर्थ से इसकी हाइट ये है। हाइट कितनी है बेटा? 2.4 मीटर है, 2.4 मीटर है। और इसमें कहा गया सर्व्ड हॉरिजेंटली। सर्व्ड हॉरिजेंटली मींस इसको इस तरह से हॉरिजेंटली मारा गया, इस तरह से। सर्व्ड हॉरिजेंटली इस बात को तय करता है कि केस कौन सा है, और इस तरह से जो हिट करके इसको वेलोसिटी दी गई है, ये वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दी गई है, वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये बाल जो होगा, जाहिर सी बात है ये बाल इस तरह से जाएगा और इस तरह से प्रोजेक्टाइल बन के जाके अर्थ पे गिरेगा। तो ये केस कौन सा बन जाता है बेटा? ये वो केस हॉरिजेंटली वाला केस बन जाता है कि इस तरह से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है 30 मीटर पर सेकंड से, ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से आके
ग्राउंड पे गिरता है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि यहाँ पे एक नेट है बेटा, ये आप समझे अर्थ है। इसमें कहा गया है कि बीच में आपने देखा है नेट होता है, यहाँ पे नेट है बेटा, और नेट को मैं इस तरह से बना लेता हूँ, हो सकता है क्रॉस भी कर सकता है और नहीं भी क्रॉस कर सकता है, ये समझे कि ये नेट है। ठीक है, और ये नेट कितना दूर है बेटा, नेट इस तरह से कितना डिस्टेंस दूर है बेटा, ये इस बंदे से नेट जो है वो 12 मीटर दूर है, नेट 12 मीटर दूर है इस तरह से। ठीक है, ये नेट 12 मीटर दूर है। अब जब ये बाल यहाँ पे पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है बाल जो होगा वो अब नीचे हो चुका है, ये बाल की आप कह ले हाइट h1 है और ये बाल की हाइट है h2 बेटा। ठीक है, और ये बाल इस तरह से बेटा इनिशियल था, अब ये बाल की हाइट इतनी कम हो गई है डेल्टा एच, ये इसकी हाइट कम हो गई क्योंकि बाल 2.4 मीटर से सर्व किया गया था, ये इस तरह नीचे आ रहा है। जब ये 12 मीटर दूर नेट तक पहुंचा है तो इसकी बाकी हाइट h2 बचती है। ठीक है, तो पहले इसको आप माइंड के अंदर इसका एक स्केच बनाए कि इस तरह से जब इसको सर्व किया गया है तो जाहिर सी बात है लाइक प्रोजेक्टाइल होगा, नीचे होता जाएगा। अब ये 12 मीटर जब दूर आता है, 12 मीटर पे जब ये नेट के ऊपर आता है तो हम देखेंगे नेट के ऊपर इसकी हाइट h2 बचेगी। तो ये इतना नीचे आ चुका है बेटा, क्योंकि ये इसकी असल हाइट की लाइन की ये नीचे आ रहा है, तो ये हाइट के अंदर डिक्रीज है। ठीक है, ये इतनी हाइट नीचे आ चुका है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि जब ये नेट तक पहुंचेगा तो इस नेट को हिट करेगा या बाल ऊपर से गुजर जाएगा। सिंपल लॉजिक है कि जाहिर सी बात है ये जब ये नेट तक पहुंचेगा तो नेट तक जब पहुंचेगा उस वक्त हम देखेंगे इसकी हाइट कितनी है जमीन से, क्योंकि ये तो नीचे नीचे हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि जब ये नेट के ऊपर पहुंचेगा तो नेट के ऊपर पहुंचने के टाइम पे इसकी हाइट क्या है। अगर नेट के ऊपर जब पहुंचता है तो इसकी हाइट अगर नेट से ज्यादा है, अगर नेट से ज्यादा है इसकी हाइट अभी भी, तो ये नेट से ऊपर से गुजर जाएगा। अगर इसकी हाइट नेट से कम है तो जाहिर सी बात है ये नेट को टच कर लेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया ना कि क्रिकेट के अंदर बाल को हिट किया जाता है, प्लेयर इतनी दूर खड़ा है, तो जब ये बाल प्लेयर तक पहुंचेगा तो प्लेयर इसको कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सेम है। अब इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं जिनमें ये कहा जाता है कि इस तरह से बाल को हिट किया जाता है, किसी चीज को लाइक अ प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है, ये जब किसी और चीज तक पहुंचती है तो वहां पे ये उस चीज के कंट्रोल में आ सकती है या नहीं। तो इस जैसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इन इन इस जैसे जो क्वेश्चन है, इनमें सबसे पहले आपने टाइम फाइंड करना होता है कि आपने ये तय करना होता है कि जिस चीज के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल जब उस चीज तक पहुंचेगा तो आप कैलकुलेट करें कि जब तक वहां तक पहुंचेगा तो ये कितने टाइम के अंदर पहुंचेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटली जा रहा है, तो अब आपने इसका टाइम कैलकुलेट करना है। अब टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टाइम टू रीच at the position of नेट, नेट की पोजीशन तक पहुंचने का टाइम। अब टाइम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी तय कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी तय कर रहा है। हॉरिजेंटली इस तरह जा रहा है, वर्टिकली नीचे आ रहा है। टाइम आप दोनों मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल मोशन की डेटा दी गई है कि जब ये नेट तक पहुंचता है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस x तय करता है और किस वेलोसिटी से तय करता है, 30 से।
तो आप यहाँ पे करोगे x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। आप हॉरिजेंटल मोशन का फार्मूला है और हॉरिजेंटल मोशन के अंदर भी आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होती है, तो s इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पे s कितना तय कर रहा है x, और v किस किस वेलोसिटी से जा रहा है, v नॉट x से जा रहा है, तो ये 30। तो आप कर सकते हैं बेटा कि ये हो जाएगा x अपन वी नॉट एक्स, तो ये x हो जाएगा आपके पास 12, और ये हो जाएगा वी नॉट एक्स हो जाएगा 30। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 6 अपान होगा 15। ठीक है बेटा, आप इसके बारे में कर सकते हैं बेटा कि ये होगा 0.4 सेकंड बेटा। 6/15 हो जाएगा, और 6/15 मेरे ख्याल में ये आएगा 0.60 होगा, 4 हो जाएगा। 0.4 सेकंड के अंदर ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। मीन्स ये नेट तक जो पहुंच रहा है, ये कितने टाइम के अंदर पहुंच रहा है, 0.4 सेकंड के अंदर पहुंच रहा है। अब आपने ये देखना है कि ये 0.4 जो सेकंड है, इसमें इसने कितना ये नीचे आ गया है, क्योंकि इसकी असल हाइट कितनी थी, इसकी असल हाइट थी 2.4। अब इसने कितना ट्रेवल किया है, 0.4 सेकंड इसने ट्रेवल किया है। 0.4 सेकंड के अंदर 0.4 सेकंड के अंदर इसने कितना ये नीचे आ चुका है, मींस डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर आपको पता है कि इस मोशन के अंदर जो इसकी v नॉट y जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, अब ये आपने ये देखना है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस y है, ये कितना नीचे आया है। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना नीचे आया है, तो ये आप करोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू वी नॉट वाई बेटा। इनिशियल वेलोसिटी होती है ना बेटा, यह मैं फार्मूला लिख के फिर इसको करता हूँ। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे जो आता है ये वर्टिकल मोशन की वजह से आता है, और वर्टिकल मोशन होती है लाइक अ फ्री फॉल, तो ये नीचे आने वाली हाइट है डेल्टा एच। ये हो जाएगा वी नॉट वाई इंटू टी प्लस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। तो डेल्टा एच हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट वाई 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर हो जाएगा 0.16 हो जाएगा इस तरह से। तो ये कितना नीचे आ गया बेटा, ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू बेटा 4.9 इंटू 0.16 बेटा, इस तरह से आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हैं बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 49 इंटू 16 इंटू 10⁻³ कर दें इसको। ठीक है, अब आप इसको कर दें बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 16 इंटू 49 बेटा। ठीक है, अब ये 16 इंटू 9 144 होगा बेटा। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 14, बाकी बचेगा 16 इंटू 4, ये होगा 64, 64 प्लस 74 और 78 होगा बेटा इंटू 10⁻³ जेठा कैलकुलेट करे और गलती 49 इंटू 16 करते हैं, 49 इंटू 16 या 4.9 इंटू 0.16 करे डायरेक्ट। हाँ 16, 49 इंटू 16, हाँ ना 49 इंटू 16, हाँ 16। बेटा अगर मिस्टेक हो तो बताते आइए जी। अब ये हो जाएगा बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.784 मीटर। मीन्स ये यहां से कितना जो है वो नीचे आ चुका है, ये नीचे आ चुका है 0.784 मीटर। अब इसकी हाइट यहाँ पे कितनी थी 2.4 मीटर, अब ये कितना नीचे आ चुका है 0.78 जो है वो। ठीक है,
ये हो जाएगा बेटा 0.784 मीटर। बाकी इसकी हाइट कितनी बचेगी बेटा, इसकी बाकी हाइट बचेगी h2। तो ये हो जाएगा बेटा h2 हो जाएगी इज इक्वल टू h1 माइनस डेल्टा h बेटा। ठीक है, आप कर सकते हैं बेटा कि h2 हो जाएगा इज इक्वल टू h1 कितनी है बेटा 2.4 मीटर माइनस 0.784 मीटर, माइनस करे बेटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा तकरीबन जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो हो जाएगा ये 1.447 बाकी 3। ठीक है, 1.7 समथिंग आएगा बेटा, 1.6 बेटा, 1.6 मीटर है बेटा। जब ये नेट के ऊपर आएगा तो इसकी हाइट h2 कितनी है बेटा, हाइट h2 1.6 मीटर है। और नेट की हाइट कितनी है, नेट की जो हाइट है वो दी गई है बेटा सिर्फ 0.9 मीटर है। ये हाइट ऑफ नेट है बेटा, ये हाइट ऑफ नेट है बेटा। ठीक है, तो नेट की हाइट 0.9 मीटर है, वहां तक पहुंचते हुए इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। इसका मकसद है ये नेट से ज्यादा हाइट पे, नेट से ज्यादा हाइट पे है, तो ये क्या करेगा कि इसका आंसर हो जाएगा विल बी बॉल क्लियर द नेट। बेटा ये क्लियर कर लेगा, क्योंकि बाल की हाइट जो h2 होती है ये ग्रेटर देन होती है हाइट ऑफ नेट। तो ये क्लियर कर लेगा, मींस इससे ऊपर से गुजर जाएगा। लेकिन अगर इसका जवाब 0.9 से कम आता तो इसका मकसद है कि ये नेट से ऊपर से गुजर नहीं पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन बहरहाल इसका आंसर फिर भी यही रहेगा कि ये नेट से जो होगा ये क्या करेगा, क्लियर कर लेगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होता है बेटा, इसके अंदर सबसे पहली चीज ये फाइंड करनी होती है कि आप ये तय कर लें कि ये कौन सा केस है। और केस का तय करने का जो काम होता है ये टोटली जो होता है ये माइंड बेस्ड होता है। आपको स्टेटमेंट के अंदर ऐसा क्लू दिया होगा जिससे आपको पता लगेगा कि ये केस कौन सा है। ठीक है, उस केस के बाद आपने ये तय करना है कि ये कितने टाइम के बाद जाके वहां पे पहुंचेगा। टाइम के ऊपर पहुंचने के बाद आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, फिर जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि आप इस चीज को इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके अंदर आप इस तरह से सोच के आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सोचना बेटा आपने ही होता है, और कोई उस वक्त आपको बताएगा नहीं। अब देखिए बेटा एक और जो है वो एग्जाम्पल है बेटा, ये जैसे होता है ये भी एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल ही है बेटा। इसके अंदर एग्जाम्पल 4.4 है बेटा। इसके अंदर कहा गया है अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन रीच बेटा। अब इसके अंदर ये कहा गया है कि एक हमारे पास एक प्लेयर है जो बॉल को थ्रो करता है, इसकी सिर्फ वेलोसिटी दी गई है, इसकी वेलोसिटी देके पूछा गया है ये कितने जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस तय करेगा, मींस रेंज पूछी गई है। अब यहाँ पे मसला क्या होता है, रेंज का उसमें भी था, एक मिनट मैंने यहाँ पे रेंज का आपको नहीं बताया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो रेंज के बारे में है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसका मैंने आपको नहीं बताया, ये आपको बता दूं बेटा। इसका जो बी पार्ट है उसमें पूछा गया इसकी रेंज कितनी है बेटा, और इसके अंदर ये जो है केस बेटा ये हाफ वाला केस है, इसकी रेंज का फार्मूला डायरेक्ट लगेगा बेटा, इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू वी नॉट एक्स अंडर रेडिकल टू h1 अपान जी बेटा। ये h1 आएगी, रेंज कितनी होगी h1 तय करेगी यहां से लेकर यहां तक, ये सिंपल है बेटा, इसकी रेंज निकालना आसान है।
अब देखिए बेटा, इसके अंदर कहा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो ऑटोमेटिकली थीटा 45 कंसीडर कर दी जाती है। कभी कभी यहां पे कहा जाता है कि मिनिमम वेलोसिटी, जब मिनिमम वेलोसिटी कहा जाए ना, मिनिमम वेलोसिटी कहा जाता है तो भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखा जाता है। कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि बाल को मिनिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, उसकी रेंज बताएं। जब वर्ड मिनिमम कहा जाता है ना तो मैक्सिमम रेंज भले ना कहे। मिनिमम वेलोसिटी का मकसद है कम से कम वेलोसिटी जिस पे रेंज कितनी होती है, तो कम से कम वेलोसिटी 45 पे होती है। ठीक है, तो ये जो होता है वर्ड मिनिमम वेलोसिटी जब इस्तेमाल किया जाता है तो भी 45 इस्तेमाल, एंगल अगर नहीं दी गई तो 45 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रेंज कितनी है तो उसके लिए भी आपने कौन सा जो है वो इस्तेमाल करनी है, एंगल 45 डिग्री इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर पहली ये चीज हो गई बेटा। इसके अंदर सिंपल है कि इसकी वेलोसिटी दी गई बेटा, इसमें देखें, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं कही गई, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस आते ही 45 पे बेटा, तो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 36 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट के अंदर कहा गया है मैक्सिमम रेंज कितनी है, मैक्सिमम रेंज होती है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। सिंपल है बेटा, इस वेलोसिटी का स्क्वायर करके जी से डिवाइड करना है। ठीक है, assuming the ball is caught at the same height, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट वाज रिलीज्ड, इसका मकसद है केस ये है, इस केस के अंदर जिस हाइट से आप थ्रो करते हैं उसी हाइट से कैच होता है। इसमें हाइट का मकसद ये है कि ये केस है कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बिल्कुल आमने सामने, ये तय करता है कि ये केस कौन सा है, ये जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ये इसके अंदर बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट। if he wishes to throw the ball half the maximum distance, ये पार्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहा गया है कि अब प्लेयर क्या चाहता है, प्लेयर चाहता है कि ये जो रेंज मैक्सिमम है, ये सपोज कर ले रेंज 1 है, अब प्लेयर चाहता है कि रेंज मैक्सिमम ना हो, अब प्लेयर चाहता है कि रेंज जो हो, रेंज 2 जो हो, ये हाफ ऑफ रेंज 1 हो। अब ये मैक्सिमम तक नहीं फेंकना चाहता, अब ये क्या करना चाहता है, ये मैक्सिमम से आधी रेंज हासिल करना चाहता है। क्या है, if he wishes to throw the ball half the maximum distance, means ये मैक्सिमम रेंज का हाफ इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मीन्स वही कि कम से कम टाइम में। कंप्यूट द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें शॉर्टेस्ट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट टाइम का मकसद है आपने एंगल 45 से बिलो बतानी है। अगर इसमें कहा जाता कि शॉर्टेस्ट टाइम नहीं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर, तो एंगल आपने 45 से बड़ी निकालनी थी, क्योंकि रेंज दो एंगल्स पे सेम होती है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद है इसका जो आंसर होगा वो उसकी एंगल जो होगी वो लेस देन 45 डिग्री होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम जो होता है ना वो 45 से बिलो वाली एंगल पे होगा। और 40, जैसे 30 और 60, 30 और 60 पे रेंज तो सेम होती है, लेकिन 30 डिग्री का शॉर्टेस्ट टाइम होता है और 60 डिग्री का लॉन्गेस्ट टाइम होता है। इसमें जो वर्ड शॉर्टेस्ट कहा गया ना, मीन्स जो सेकंड एंगल आपने रखनी है, निकालनी है, वो कौन सी निकालनी है, वो आपने 45 से बिलो निकालनी है। ठीक है, तो अब आप कर सकते हैं इसके अंदर कि रेंज 1 है बेटा, रेंज 1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपन जी, और रेंज 2 हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। ठीक है बेटा, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि आपने रेंज जो R2 निकालनी है वो हाफ करनी है बेटा, आप कर सकते हैं R2 अपन R1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन जी डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी गया जी में, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब आपका क्या आ जाएगा बेटा, R2। आप इस तरह से करेंगे R2 मीन्स R1 अपॉन 2 अपॉन R1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बेटा, इस तरह से बेटा। तो आप करेंगे बेटा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 बेटा। तो 2 थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 30 डिग्री, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री, मीन्स 15 डिग्री पे। ठीक है, 45 के मुकाबले में जो रेंज होती है ना वो 15 डिग्री पे उससे हाफ होती है, ये आप रटा भी लगा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि 45 पे रेंज 50 मीटर है, ठीक है, तो किस एंगल पे रेंज जो होगी वो 25 मीटर हो जाएगी, वो भी सेम फॉर्मेट है, तो किस एंगल पे होगी, 15 डिग्री, मीन्स 15 डिग्री पे रेंज जो होती है वो हाफ हो जाती है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं क्वेश्चंस। जैसे कहा जाता है कि इस एंगल पे इतनी हाइट होती है, इस एंगल पे कितनी हाइट होगी, तो ये कंपैरिजन के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर दो कंपैरिजन दी जाती है कि इस एंगल पे या इस वेलोसिटी पे ये रेंज होती है, इस वेलोसिटी पे क्या रेंज होगी, तो वो हमेशा इस कंपैरिजन मेथड से क्वेश्चन निकलेंगे बेटा। ठीक है, तो ये इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जांपल्स दिए गए थे। और इसके सिवा व्हाट आर द इलेप्स्ड टाइम्स इन द टू केसेस बेटा, दोनों केसेस के अंदर टाइम निकालना है बेटा। इसका टाइम अलग निकलेगा, इसका टाइम निकालना सेम फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले लगाएंगे, इसके अंदर एंगल 15 डिग्री रखेंगे और इसके अंदर एंगल कौन सी रखेंगे, 45 लगा के आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगा ले, इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा ओवर जी। उस फार्मूले से आप दोनों का टाइम निकाल सकते हैं, दोनों केसेस का टाइम आप फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास बेटा इस तरह से ये जो है वो दो एग्जांपल्स। अब एक्सरसाइज के आपको बताने थे, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, कल आगे डिस्कस करेंगे। आप ब्रेक कर लें बेटा, नमाज की ब्रेक कर लें, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा बेटा। हैदराबाद बोर्ड के जो पेपर है, हम सोच रहे हैं बेटा कि जो हैदराबाद के मॉर्निंग के अंदर पेपर चल रहे हैं हैदराबाद बोर्ड के, तो उन स्टूडेंट्स को ये मेरे ख्याल में 4 जुलाई तक चलेंगे, 4 जुलाई तक। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्लास जो है वो मॉर्निंग में कर देते हैं। बाकी जो हैदराबाद बोर्ड वाले जो हाफ एंट्री वाले हैं उनकी रिवीजन क्लास 4-5 दिन रख लेंगे, वो भले 2-2:30 बजे के बाद जो है वो अटेंड करें। बाकी जिन बोर्ड हैदराबाद बोर्ड के सिवा भी अगर किसी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो उनको क्लास जो फिजिक्स वाली है उसको अटेंड करने में मुश्किल होगी। बाकी तो क्लासेस मॉर्निंग में होंगी तो वो जाहिर है कर लेंगे। बाकी फिजिक्स की टाइम जो होती है वो 8 के बाद होती है, तो जाहिर सी बात है पेपर देने चले जाएंगे। तो उसके लिए मैं ये 4-5 दिन दिन के टाइम पे भी आपका जो है वो ले लूँगा क्लास, ताकि जो बच्चे पेपर देने जाते हैं वो उस टाइम में पढ़ लें, बाकी जो पेपर नहीं देते वो मॉर्निंग में पढ़ लें। क्योंकि इस टाइम पे हमारा इंटरनेट भी जो हमारे पास कनेक्शन है, मेरे ख्याल में ये 52 का है, 52 जो है ना बाहर जी, 30 वाला जो है वो हमारे पास कनेक्शन है, जो आम तरह से पीटीसीएल के अंदर तो है ही नहीं। ये बहुत ही फास्ट कनेक्शन है, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा मसला कर रहा होता है हमारे साथ। तो 30 जो है वो एमबी पर सेकंड जो होता है, वो जब हमारे साथ इतना बड़ा इशू कर रहा है, तो आपके पास जो कॉमन इंटरनेट्स होते हैं 5 वाले होते हैं या 8 वाले होते हैं मैक्सिमम, या ज़्यादा 12 होता है,
तो वो जो होता है वो उनके लिए मसला होगा। उमरकोट वालों के लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वो कनेक्शन दूसरा मौजूद है कनेक्ट वाला, तो उस पे तो इंटरनेट चल जाता है। लेकिन पीटीसीएल के थ्रू या जो मोबाइल नेटवर्क्स का इंटरनेट है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा जो है वो खराब कारकर्दगी दिखा रहा होता है। और हमारा भी खुद का इंटरनेट इतना स्लो जा रहा होता है कि अपलोडिंग उसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही स्लो जा रही होती है। 30 का कनेक्शन है 8-10 पे जा रहा होता है। 8-10 पे इतने ज्यादा 2000 स्टूडेंट्स जब कनेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है बिलर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है वो अगर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कंफर्म है, अगर हमारा ऐसा कोई प्लान बनता है सुबह में तो आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैसेज आ जाता है तो उस हिसाब से आपने तैयारी कर ली। और पीएमसी ने जो है वो कल जो है ये एक नया सिस्टम दिया था। हमने तो आपको कल ही बता दिया था कि 200 का आएगा। ये आज नोटिफाई भी हो गया कि 200 का ही आएगा। हमने आपको कल रात ही बता दिया था। ब्रेक तो जो वेटेज होता है उसकी चेंज की है, इसकी क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी आपने आपको बता दी थी। ये आज नोटिफाई हो गया है। मींस जो टेस्ट है वो इसी तरह से होगी। उसके बाद जो पीएमसी और पीएमडीसी का ये झगड़ा चल रहा है, तो ये पीएमडीसी का बिल रुक गया है। अब मुझे लगता है कि जो है वो गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इसको बनाने में, इसलिए जो है वो इसको एक कौमी असेंबली से पास करवाने के बाद सेनेट के अंदर ये नहीं गया। और सेनेट के अंदर मेजॉरिटी पीटीआई की हो सकता है बिल पास भी ना हो। अगर बिल पास नहीं होता तो ये पीएमडीसी नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए पीएमडीसी नहीं बनी है। और जब बनेगी तब देखें। तब तक आप पीएमसी को ही फॉलो करें, पीएमडीसी बने, उसकी बॉडी बने, वर्किंग हो, उसके बाद नया पैटर्न दे। बाकी आपको ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में वांदे वांदे लोग जो पैटर्न दे रहे होते हैं पीएमडीसी का ये वो, तो कोई पीएमडीसी का पैटर्न था ही नहीं, ना ही बनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे। हमने आपको पीएमसी का नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपको बता दिया था कि ये जैसे ही नोटिफाई हुआ कि परसेंटेज ये होगा क्वेश्चंस का, हमने आपको बता दिया था 200 होंगे और ये होंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते रहेंगे, कंफर्म न्यूज़ बताते रहेंगे। आप वांदे वांदे लोगों की न्यूज़ पे इन पे ध्यान न धरें। जैसे पीएमसी की तैयारी कर रहे थे उसी पैटर्न से करें। अगर पीएमडीसी बनती है तो उसको देख लेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग सुकून से आराम से तैयारी करें। कोई भी ऐसी चीज़ होगी हम लोग आपको खुद बता देंगे। ठीक है, बाकी मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके आप मायूस ना हो, कंफ्यूज ना हो।